नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आज की पहली कहानी गुजरात के सूरत की है। यह बात 2018 की है। सूरत में एक जगह वराछा है। यहीं पर एक पंचरत्न टावर है। इसी टावर के एक फ्लैट में आयुर्वेदिक डॉक्टर शैलेश वीरानी और उनकी पत्नी रीना वीरानी रहते थे। 27 अप्रैल 2018 को रीना अपनी मां के साथ सब्जी खरीदने के लिए घर से निकली। सब्जी खरीदने के बाद उसने मां से कहा, मुझे एक काम निपटाना है, आप घर चली जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। इसके बाद रीना बिना किसी जानकारी के अचानक लापता हो गई। घर वालों ने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की। कई बार फोन भी किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। घर वालों ने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की। कई बार फोन भी किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आखिरकार रीना के भाई ने अमरोली पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन उस समय तक कोई सुराग नहीं मिला था। अगले दिन 28 अप्रैल 2018 की सुबह करीब 10:30 पर वगैरह से सापतारा जाने वाले रास्ते पर जंगल में फंडा फाटक के पास एक नाले में एक महिला की लाश मिली। महिला ने टी शर्ट और कैपरी पहनी हुई थी। लाश की हालत देखकर पुलिस को शक हुआ कि यह किसी गंभीर अपराध का मामला हो सकता है। पुलिस को तुरंत रीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट याद आई। उन्होंने महिला के परिवार को पहचान के लिए अस्पताल बुलाया। जब परिवार वहां पहुंचा और लाश देखी तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह शव रीना वीरानी का है। रीना की मौत की खबर सुनकर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस ने उनसे पूछा कि क्या किसी पर शक है, लेकिन शुरुआत में परिवार किसी का नाम नहीं बता पाया। मामला रहस्यमय और पेचीदा लग रहा था। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि वे हर एंगल से जांच करें और इस दर्दनाक घटना के पीछे की सच्चाई का पता लगाएंगे। जांच तेज हो चुकी थी और हर सुराग खंगालने की तैयारी शुरू कर दी गई। पुलिस को शुरुआत से ही इस हत्या में किसी जान पहचान वाले के शामिल होने का शक था। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए सूरत से लेकर वगई तक के सभी संभावित सुराग जुटाने शुरू कर दिए। जांच के दौरान पुलिस ने 30 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले ताकि घटना के बारे में कोई ठोस सुराग मिल सके। फुटेज की बारीकी से जांच करते हुए पुलिस ने हर उस व्यक्ति और वाहन की पहचान करने की कोशिश की जो उस इलाके में घटना के समय मौजूद थे। इसी दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें यह खुलासा हुआ कि रीना की हत्या से पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे। यह जानकारी पुलिस के लिए और भी चौंकाने वाली थी, क्योंकि इससे मामला और भी जटिल हो गया। अब पुलिस को यह समझने में मदद मिल रही थी कि यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था, बल्कि इसके पीछे और भी गहरे रिश्ते और कारण हो सकते हैं। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए रीना के मोबाइल फोन की भी गहन जांच की। कॉल डिटेल्स और लोकेशन डाटा को खंगाला गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना के दिन रीना ने किससे संपर्क किया था और वह आखिर कहां गई थी। मोबाइल की जांच में कुछ संदिग्ध कॉल्स और मैसेज सामने आए, जिनसे पुलिस को शक गहराने लगा कि इस हत्या के पीछे कोई करीबी व्यक्ति हो सकता है। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को कोई खास सुराग नहीं मिला, लेकिन रीना के मोबाइल फोन की जांच के दौरान एक नंबर ऐसा सामने आया जिससे उसने घटना के आसपास के दिनों में सबसे ज्यादा बात की थी। जब पुलिस ने इस नंबर के बारे में रीना के पति शैलेश वीरानी से पूछताछ की तो उसने बताया कि यह नंबर संजय डोबरिया का है, जो रीना का बचपन का दोस्त है। शैलेश ने कहा, मुझे नहीं लगता कि संजय ऐसा कुछ कर सकता है। वह रीना का अच्छा दोस्त है और वह कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हालांकि पुलिस ने शैलेश की बात पर भरोसा करने के बजाय मामले की तह तक जाने का फैसला किया। अब उनका ध्यान संजय डोबरिया की पृष्ठभूमि और उसकी रीना के साथ हालिया बातचीत पर केंद्रित हो गया। पुलिस ने रीना और संजय के मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन चेक की तो पता चला कि दोनों की लोकेशन एक ही जगह पर थी। यह जानकारी पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग साबित हुई। पुलिस ने तुरंत संजय डोबरिया से संपर्क किया और उसे पूछताछ के लिए बुलाया। यह अब साफ हो गया था कि रीना और संजय के बीच कुछ ऐसा था जो पुलिस को जानना जरूरी था। अब पुलिस की जांच की दिशा
संजय पर और भी ज्यादा केंद्रित हो गई। पुलिस को यह अच्छी तरह से पता था कि संजय इतना आसानी से कुछ नहीं बताएगा, इसलिए उन्होंने उसे सख्ती से सवाल किया। तुमने रीना के साथ जबरदस्ती की और फिर उसकी हत्या की। रीना के शव से जो सैंपल मिले हैं वह तुम्हारे ही हैं। हम जानते हैं, अब तुम्हें खुद से बताना होगा कि असल में क्या हुआ था। जैसे ही संजय ने सैंपल की बात सुनी, वह डर गया और जल्दी से बोल पड़ा, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। जो भी हुआ वह दोनों की मर्जी से हुआ। हम दोनों के बीच पहले से ही एक संबंध था। संजय की इस बात से पुलिस को और भी कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि उसने साफ तौर पर मानी हुई बात को घुमा दिया था। अब पुलिस को यह समझने की जरूरत थी कि क्या यह हत्या सिर्फ एक संबंधों का नतीजा था या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश थी। पुलिस ने संजय से और भी सवाल किए ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। संजय ने पूछताछ में एक कहानी बताई। संजय और रीना बचपन के दोस्त थे और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनके घर वालों को उनका रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए दोनों ने अपनी अपनी शादी किसी और से कर ली। हालांकि शादी के बाद भी दोनों एक दूसरे से मिलते रहते थे और शारीरिक संबंध भी बनाते थे। संजय की ट्रांसफार्मर की एक फैक्ट्री थी जहां वह काम करता था। वहीं पर दोनों अक्सर मिलते थे, क्योंकि यह जगह उनके लिए एक छिपने का मौका थी। रीना और संजय का यह गुप्त रिश्ता लंबे समय से चल रहा था। रीना और उसके पति शैलेश के बीच पिछले 10 महीने से लगातार झगड़े हो रहे थे। इन झगड़ों ने उनकी शादी को इतना कमजोर कर दिया था कि मामला तलाक तक पहुंच गया था। इस तनाव के बीच रीना ने अपने बचपन के दोस्त संजय से मदद मांगी। उसने संजय को बताया कि उसकी शादी टूटने की कगार पर है और वह चाहती थी कि संजय अपनी पत्नी से तलाक लेकर उससे शादी कर ले। अगर संजय उससे शादी करेगा तो वह उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है। हालांकि संजय ने साफ कर दिया कि वह अपनी बीवी से तलाक लेकर रीना से शादी नहीं कर सकता। संजय का 11 साल का बेटा था। रीना से शादी करके अपने बच्चे की नजर में गिरना नहीं चाहता था। संजय को अपने परिवार की परवाह थी, लेकिन रीना इस रिश्ते को लेकर अड़ी हुई थी, जिससे उनके बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। संजय ने धीरे धीरे रीना से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। वह चाहता था कि यह रिश्ता खत्म हो जाए, इसलिए उसने रीना को फैक्ट्री पर आने से भी मना कर दिया था। लेकिन 27 अप्रैल को रीना बिना बताए संजय की फैक्ट्री पर पहुंच गई। संजय ने उसे कुछ नहीं कहा और दोनों ने फैक्ट्री में करीब 8 घंटे साथ बिताए। इस दौरान उनके बीच शारीरिक संबंध भी बने। हालांकि बाद में रीना ने शादी को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया। वह संजय पर दबाव बना रही थी कि वह अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी कर ले। संजय ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रीना मानने को तैयार नहीं थी। उल्टा उसने संजय को धमकी देना शुरू कर दिया, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी पत्नी को हमारे रिश्ते के बारे में सब बता दूंगी। रीना की यह धमकी संजय के लिए तनाव का कारण बन गई और उसने खुद को एक मुश्किल स्थिति में फंसा हुआ महसूस किया। रीना का यह दबाव संजय के लिए असहनीय हो गया। गुस्से में आकर संजय ने उसकी हत्या करने का फैसला किया। 28 अप्रैल की सुबह संजय ने वायर से रीना का गला दबाकर उसे मार डाला। इस दौरान ड्राइवर ने रीना के पैर पापड़ रखे थे। हत्या के बाद पहचान छिपाने के लिए संजय ने रीना के कपड़े बदल दिए और उसके शव को अपनी कार में डालकर वगई से सांप उतारा जाने वाले रास्ते पर जंगल में स्थित फंडा फाटक के पास नाले में फेंक दिया। जब पुलिस ने रीना के पति को पूरा सच बताया तो वह संजय पर इतना भरोसा करता था कि उसे कभी संजय और रीना के रिश्ते पर शक नहीं हुआ। उसे लगता था कि संजय ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह रीना का अच्छा दोस्त था। लेकिन अब पूरा मामला सामने आ चुका था और सच्चाई उजागर हो गई थी। इस पूरी घटना के बाद अदालत ने संजय डोबरिया को उम्र कैद की सजा सुनाई, क्योंकि उसकी हरकतों ने न केवल एक जीवन को समाप्त किया, बल्कि एक परिवार को भी तबाह कर दिया।